नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग और हमेशा की तरह हम क्लास लेकर के आए हैं साइंस की 20 क्वेश्चनों की क्लास, जिसका नाम मैंने रख रखा है समुद्र मंथन। बिल्कुल जी हां, आप बिल्कुल समझ रहे हैं इस क्लास का मैंने समुद्र मंथन नाम क्यों लिखा, क्यों रखा। उसका कारण ये है साथी, जो भी आपके ऑप्शन होते हैं उन सभी ऑप्शनों का अच्छे से हम पोस्टमार्टम करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके बन सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कहने में ये क्लास 20 क्वेश्चनों की है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट रूप से देखते हो तो इस एक क्लास में लगभग आपके 50 से लेके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप मजेदार तरीके से पढ़िए, मेरे साथ जुड़िए, कोई तकलीफ आपको साइंस के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि मैं साइंस में अच्छे से जानता हूं कि रेलवे किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैंने 2-3 एग्जाम दिए भी हैं रेलवे के। इसके अलावा मैं पिछले 7-8 साल से देख रहा हूं इस रेलवे का इतिहास कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथ ही सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो और उन क्वेश्चनों के अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये सीरीज करवा रहा हूं PYQ की। सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं। अगर आपका साथ रहा, आपका प्यार रहा, तो बहुत जल्द मैं आपके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था करूंगा और उसके अंदर उस लाइव क्लास में मैं आपको थ्योरी क्लास भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। यानी हम एक टारगेट रख लेंगे कि भाई 35 दिन का, 40 दिन का, उसमें हम 30, 35, 40 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिससे कि उससे बाहर क्वेश्चन आपके न जाए। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है मेरे साथ ही, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं, वहीं से रेलवे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप अपने भाई का इतना ख्याल रख रहे हैं, क्लास को शेयर कर रहे हैं, इतना रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है, तो मेरे अंदर काम करने का मोटिवेशन आता है। जो भी मेरे को ड्यूटी के बाद में टाइम मिलता है, उस टाइम में से मैं 1 या 2 घंटे आपके लिए निकाल के क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, है ना। अच्छे से क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, उनको टाइप करता हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ PDF के माध्यम से भी। अच्छा, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि हमें PDF नहीं मिलता, तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस PDF के अंदर आपको ये जो मैं डिस्कशन करवाता हूँ वो डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा। डिस्कशन के लिए आपको क्लास देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसके अंदर चेंज हो जाती है। यानी जब बंदूक से गोली चलती है तो वो जो गोली है ना, गोली, उस गोली के अंदर क्या आ जाती है, गति आ जाती है। क्या आ जाती है, गति। और उस गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो मेरे साथी ध्यान रखना, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली के अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाती है, तो आप कहोगे गतिज ऊर्जा आ जाती है। क्लियर है बात है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे मैं आपको गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जो बेसिक कंप्लीट बातें थी वो मैं आपको पीछे करवा चुका हूं। पीछे की जो क्लास है ना 28-29 नंबर जो क्लास, उसमें सारी बातें मैं आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बता चुका हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि क्लास रेगुलर देखा करो, कंटिन्यूटी बनाए रखा करो। यानी कंटिन्यू अगर आप क्लास देखते हो ना तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके, वो आप आराम से कर पाओगे फिर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल को पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर इस न्यूमेरिकल के हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए साथी, क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान दे रखी हैं। 2 हैं गेंद, एक गेंद है 5 किलोग्राम की और एक गेंद है 10 किलोग्राम की, और उनकी गतिज ऊर्जा हमें क्या दे रखी है, समान दे रखी है। ठीक है, आगे पूछा है कि यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। यानी इन दोनों में से तेज गति किसकी है। दोनों की गतिज ऊर्जा समान है लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग है। एक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और दूसरी का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। तो निम्न में से कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, यह आपसे पूछा है। तो देखो, आपको 2 गेंद दे रखी हैं। एक आपको दे रखी है 5 किलोग्राम की गेंद, तो आपको देखो 5 किलोग्राम, इसका m का मान तो आपको दे दिया। जब भी आपको गतिज ऊर्जा की बात करते हैं हम, तो गतिज ऊर्जा में आपका सूत्र होता है 1/2 mv²।
यानी एक तो हमें काम आता है द्रव्यमान, एक काम आता है हमारे वेग। तो द्रव्यमान तो आपको यहां पर दे रखा है, अब आपको यहां पर वेग नहीं दे रखा है, तो वेग आपको मानना पड़ेगा मेरे साथी। वेग क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। यहां से वेग का मान आपको मानना पड़ेगा। देखो कैसे, आपको 5 किलोग्राम की गेंद दे रखी है, उसका वेग आपको नहीं दे रखा है, तो आप मान लीजिए 5 किलोग्राम की जो गेंद है उसका जो वेग है वो हमने मान लिया मेरे साथी v1। क्या मान लिया, v1 मान लिया। इसी प्रकार से जो 10 केजी की जो वस्तु है, 10 केजी की जो वस्तु है या गेंद है, उसका जो वेग है वो हमने क्या मान लिया, v2 मान लिया। यहां पर हमें नहीं दे रखा था इसलिए हमने मान लिया। क्यों माना, क्योंकि साथी गतिज ऊर्जा के अंदर वेग भी काम आता है और द्रव्यमान भी काम आता है। क्वेश्चन के अंदर द्रव्यमान तो आपको दे रखा था लेकिन वेग नहीं दे रखा था, इसलिए हम क्या कर लेंगे, वेग को मान लेंगे। एक का वेग v1 मान लिया, दूसरे का वेग v2 मान लिया। यहां तक कोई तकलीफ है, कोई दुख दर्द है तो बताओ मेरे को। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब दे रखी है कि इन दोनों गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। इन दोनों की गतिज ऊर्जा क्या दे रखी है, समान। गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है समान। तो देखो इसकी गतिज ऊर्जा आप निकालोगे कैसे निकलेगा, देखो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv, v की जगह v1 आ जाएगा क्योंकि 5 kg का जो वेग है ना वो है v1, उसके ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर, बराबर 1/2 mv2 आ जाएगा अब की बार, क्योंकि ये 10 kg की गेंद की गतिज ऊर्जा हो गई और ये 5 kg की गेंद है उसकी गतिज ऊर्जा हो गई। अब देखो 1/2 गुणा m का मान यहां पर दे रखा है आपको 5 और v1 का v1 ऊपर स्क्वायर के स्क्वायर आ गया, बराबर 1/2 m का मान अब की बार आपको कितना दे दिया, यहां पर 10 दे रखा है, दूसरी गेंद का 10 दे रखा है और v स्क्वायर का v स्क्वायर, लेकिन यहां पर 2 आएगा क्योंकि ये v2 है यहां पर 10 केजी की गेंद का वेग। अब इसको आगे हल करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इस 10 को काट दें कितना आएगा 2। तो यानी कहने का मतलब यहां पर तो बचेगा v1 की घात 2 बराबर यहां पर बचेगा आपका 2 बचेगा और क्या बचेगा v स्क्वायर 2। इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को हटा सकते हैं तो ये बचेगा आपका v1 बराबर क्या आ जाएगा 2v2। क्या आ जाएगा 2v2। या फिर इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ो तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि v1 का जो मान है वो किसके बराबर है, यानी v1 का जो मान आया है वो इस v2 का 2 गुना आया है। v2 का क्या आया है 2 गुना। v1 का जो मान है वो किसके 2 गुना आया है, v2 का 2 गुना आया है। कहने का मतलब इसमें से तेज कौन है, तो साथी इसका मान ज्यादा है और इस v2 का मान कम है। यानी v1 का मान तो क्या है यहां पर ज्यादा है और v2 का मान कम है। क्यों, क्योंकि v1 का जो मान है ना वो v2 का 2 गुना है, यानी इसका आप 2 गुना करोगे ना तब v1 का मान आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि v1 आपका तेज है। अगर v1 तेज है यानी इसका वेग ज्यादा है तो साथी 5 kg की जो गेंद है वो क्या हो जाएगी, इसकी गति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसकी गति क्या हो जाएगी, अधिक। यानी 5 kg की जो वस्तु है वो क्या होगी, 5 kg की जो गेंद है वो तेजी से क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। जो क्वेश्चन में आपको बता रखा था ना उस क्वेश्चन के आधार पर आपको चलना है। आपको बता रखा था 5 kg की वस्तु गेंद है, उसका वेग हमने v1 मान लिया, 10 kg की गेंद का वेग हमने v2 मान लिया, गतिज ऊर्जा दोनों के समान दे रखे तो दोनों गतिज ऊर्जा हमने समान कर दी। अब इसमें मान रखेंगे तो v1 स्क्वायर का जो मान है वो किसके 2 गुना आया है, v2 का 2 गुना आया है। यानी v2 का आप 2 गुना करोगे ना तब v1 का मान आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब v1 का मान इससे 2 गुना है, तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो 5 kg की गेंद क्या चल रही है, तेजी से चल रही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आप कहोगे बिल्कुल आ गया, कोई तकलीफ नहीं है समझने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अच्छा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, फिर इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ पाओगे। वैसे अगर आप मेरे से रेगुलर जुड़े हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे भी दिया होगा। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, क्लास रेगुलर देखा करिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा हम किसको कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं किसी भी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को। कोई वस्तु है और उस वस्तु में क्या आ गई, गति आ गई, उस गति से जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी उसको हम कह देंगे गतिज ऊर्जा। अगर हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की तो स्थितिज ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो साथी कोई भी आपकी वस्तु है उस वस्तु की आकृति चेंज हो जाती है, यानी उसका आकार चेंज हो जाता है या फिर उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, उसका आकार या फिर उसकी स्थिति चेंज हो जाए, आकार और स्थिति में परिवर्तन आने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है बात, समझ में आई बात। यानी इसमें तो आपको मिलेगी गति और इसमें आपको मिलेगी वस्तु की स्थिति चेंज
मिलेगी या फिर आकार चेंज मिलेगा। जैसे एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैं दबा देता हूं, तो इसका आकार मैंने चेंज कर दिया। या फिर कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं इस टेबल से ऊपर उठा के इस प्रकार से ले आता हूं, तो इस मोबाइल की मैंने क्या कर दी, स्थिति चेंज कर दी। तो इस प्रकार से जो आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। आकार और स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और गति में परिवर्तन होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि एक संकुचित स्प्रिंग, संकुचित का मतलब होता है दबाया हुआ, और दबाया हुआ जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है मेरे साथी, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी देखो, बहता हुआ जल, यानी जल इस प्रकार से आगे गति कर रहा है, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी मेरे साथी, गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी को देखो, एक उठाया हुआ हथौड़ा, मान लो ये हथौड़ा है और इस प्रकार को इसको मैंने इस प्रकार से उठा रखा है, तो इसकी स्थिति मैंने चेंज कर दी और स्थिति चेंज हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर सी में भी क्या है आपकी स्थितिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी को देखोगे, एक बांध में संचित किया गया जल, बांध जो होता है वो ऊंचाई पर स्थित होता है और ऊंचाई के ऊपर उसके ऊपर क्या होता है, पानी होता है, तो पानी की स्थिति चेंज हो गई, इसके अंदर भी क्या है आपकी स्थितिज ऊर्जा है। आपको यह पूछा था कि निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो साथी ऑप्शन नंबर जो बी है ना, बहता हुआ जल, वो आपका गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गया, साथी बिल्कुल आपको समझ में आएगा, अगर आप मन से पढ़ते हो, इंटरेस्ट लेके क्लास को लेते हो, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है। पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है, देखो ये मान लो कोई पहाड़ है, इस प्रकार से ये पहाड़ है, और इस पहाड़ से यहां से कोई पत्थर गिर रहा है नीचे, इस पहाड़ से नीचे कोई पत्थर गिर रहा है, तो ध्यान से देखो, ये मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ऊंचाई पर कोई वस्तु होती है, ऊंचाई पर, तो उसके अंदर होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। जब पृथ्वी से ऊंचाई के ऊपर कोई वस्तु स्थित होती है, तो उसके अंदर आपकी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। यानी कहने का मतलब, इस पत्थर की बात करें तो ये पत्थर जो था ना, ये ऊंचाई पर स्थित था, तो इस पत्थर के अंदर आपकी स्थितिज ऊर्जा भी है। कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा भी है। और जब ये ऊपर से गिरेगा, नीचे आएगा, तो इसके अंदर क्या होगी, गति भी होगी। ये क्या करेगा, गति करेगा, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, जब कोई पहाड़ से कोई पत्थर नीचे गिरता है, कोई पिंड नीचे गिरता है, तो उसके अंदर गतिज और स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु है वो ऊंचाई पर स्थित होगी, तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, और जब वो ऊंचाई से गिरेगी नीचे की साइड, नीचे गिरेगी वो, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो इसका मतलब ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई से कोई वस्तु गिरेगी तो उसके अंदर स्थितिज भी होगी और गतिज भी होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से कि मास का मतलब होता है द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है ke। इसका मूल्य आपको पूछा है कि इसका मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है, 2v कर दिया जाता है। यानी इसकी दो स्थिति हमें बता रखी है, एक तो वेग दोगुना करने से पहले की स्थिति है, एक दोगुना वेग करने के बाद की स्थिति है। तो ध्यान से समझना मेरे साथी, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो आपको प्रथम स्थिति दे रखी है, प्रथम स्थिति के अंदर प्रथम जो स्थिति है उसमें वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है m, उसका जो वेग दे रखा है वो दे रखा है आपका v से बढ़ा करके 2v करते हैं, तो पहले उसका v था ना, ठीक है, और इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv² हो जाएगी। क्लियर है बात है। अब क्या कहा आपको कि दूसरी स्थिति बता रखी है आपको, दूसरी स्थिति की अगर बात करते हैं तो दूसरी स्थिति के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वेग को हमने बदला है, इस द्रव्यमान को हमने नहीं बदला। इसका मतलब दूसरी स्थिति के अंदर जो द्रव्यमान है वो पहले की जैसा ही रह जाएगा, यानी m का m रह जाएगा, और आपका जो वेग है वेग वो कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। v किसका क्या हो जाएगा, 2v दे रखा है आपको 2v। इसके आधार पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 1/2 m का m आ गया, और v की जगह क्या लिखेंगे, 2v लिखेंगे, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया,
स्क्वायर लगा दिया। इसको आगे हल करेंगे तो 1/2 m का m आ गया, और इस 2 को हमने 2 बार गुणा किया, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, गुणा 4 गुणा v का हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया, v स्क्वायर। इस समीकरण को या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1/2 का 1/2 लिख दिया, ये m का मैंने m लिख दिया, और ये v स्क्वायर का मैंने v स्क्वायर लिख दिया, और गुणा में इसके क्या कर दिया, मैंने आगे 4 कर दिया। अब इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, इसकी जगह रख सकता हूं मेरे साथी, ये समीकरण नंबर आपकी 1 है, और आपको बता रखा है कि जो गतिज ऊर्जा है उसको नाम क्या दे रखा है, इसने गतिज ऊर्जा दे रखा है, आपको के नाम दे रखा है ना, कि गतिज ऊर्जा इसकी के है। यानी कहने का मतलब इस 1/2 mv स्क्वायर की जगह मैं रख सकता हूं के, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, के रख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी रख दूंगा, और गुणा क्या आ जाएगा आपका 4। यानी पहले वाली जो आपकी ऊर्जा थी उसका 4 गुना क्या हो जाएगी, आपकी नई गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पीछे भी करवा चुका हूं, अगर आपको याद है तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे आ गया ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर से 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, देखो, एक कितने किलोग्राम की वस्तु, 2 किलोग्राम की वस्तु है। वस्तु का जो भार है वो कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम, यानी m का मान आपको दे दिया 2 kg। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर से फेंका जाता है, यानी इसका प्रारंभिक जो वेग है, है वो कितना दे रखा है, प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। और साथ ही प्रारंभिक वेग को हम लिखते हैं u के द्वारा। किसके द्वारा लिखते हैं, u के द्वारा लिखते हैं। 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 2 सेकंड के बाद। समय का मान आपको दे रखा, वो कितना दे दिया, समय यानी t का मान आपको दे दिया 2 सेकंड, और आपको पूछा गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। कहने का मतलब गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है आपका 1/2 mv स्क्वायर। देखो m का मान तो आपको दे रखा है, ये दे रखा 2, लेकिन आपको v का मान नहीं दे रखा। v का मान आपको निकालना पड़ेगा, और v का मान कहां से निकाल सकते हैं, इसे u और t से निकाल सकते हैं। आपने न्यूटन का गति का प्रथम नियम पढ़ा होगा। न्यूटन का जो प्रथम नियम है या प्रथम जो समीकरण है वो क्या है, v बराबर u माइनस जी टी। ये मैंने u माइनस जी टी क्यों किया, क्योंकि वस्तु को ऊपर से फेंका जा रहा है, ऊपर से इस प्रकार से फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ये दे रखा है ना, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी वस्तु है उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो यहां पर आपका जो g है ना, g वो माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, और जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है मेरे साथी वो नीचे की ओर लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, और ये आपको दे रखा है, ये विपरीत बात दे रखी है, यानी ऊपर की ओर वस्तु दे रखी है। इसका मतलब g का मान माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, माइनस किया। क्लियर है बात है, ऊपर की ओर वस्तु फेंक रहे हैं इसलिए यहां पर माइनस आएगा। अगर ऊपर से नीचे की ओर वस्तु आती तो यहां पर क्या कर देते, प्लस कर देते। अब यहां पर माइनस आएगा। अब देखो v का v आ गया बराबर, u का मान आपको दे रखा है 20 माइनस g का मान आप रख सकते हो 10 होता है, या 9.8 रख सकते हो या 10 रख सकते हो, लेकिन यहां पर आपका 10 रखा जाएगा क्योंकि आपको दे रखा है g का मान 10 लेना है आपको, गुणा t का मान आपको दे रखा है 2। अब देखो v बराबर 20 और 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आएगा, और v का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और साथ ही जैसे ही आप इस 0 का मान यहां पर रखते हो, जैसे इस 0 को यहां पर रखते हो तो इस पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, आपकी शून्य हो जाएगी, क्योंकि v का मान यहां पर 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। आपको m का मान दे रखा था, u का मान दे रखा था, t का मान दे रखा था, गतिज ऊर्जा का मान पूछा था, तो आपको गतिज ऊर्जा के अंदर पता होना चाहिए v काम आता है, और v आपको निकालना पड़ेगा, और v निकालोगे आप प्रथम नियम से, प्रथम समीकरण से।
प्रथम समीकरण v बराबर u माइनस जी टी। ये मैंने जी टी क्यों किया माइनस का, क्योंकि ये ऊपर की ओर वस्तु जा रही है, इसका मतलब विपरीत काम दे रखा है। नीचे की ओर आती तो गुरुत्वाकर्षण के समानार्थी ये काम हो जाता, तो ये प्लस का जाता। अब ये विपरीत दे रखा है गुरुत्वाकर्षण के, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर लिया। और जैसे इसको v का मान निकालेंगे हल करके, तो वो आपका v का माइनस मान आएगा 0, और जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा मान आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मान 2 सेकंड के बाद क्या होगा, आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, चलिए साथी आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो आपको यहां पर m का मान दे रखा है 22 kg और v का मान आपको दे रखा है, यानी वेग का मान आपको दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। v का मान आपको दे दिया 5 मीटर पर सेकंड और आपको m का मान कितना दे दिया 22 kg, और आपको पूछा है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के आधार पर अगर निकालेंगे तो 1/2 गुना m का मान 22 गुना v का मान आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। इसको हमने काट दिया और जैसे हमने इसको हमने गुणा किया 25 को 11 से 275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 275 जूल। 275 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्लियर है बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फिर 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी ऊर्जा ज्ञात करनी है जब वस्तु कितनी ऊंचाई पर हो, 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो। यानी कहने का मतलब यहां पर आपको क्या दे रखा है 11 kg, यानी m का मान आपको दे दिया 11 kg और h का मान आपको दे दिया 5 मीटर। और जब कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है तो उस वस्तु के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, आप कहोगे सर उसके अंदर होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान आपको निकालना है और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता होना चाहिए मेरे साथी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। तो m का मान आपको 11 दे रखा है, g का मान आपको यहां पर दे रखा है 9.8 लेना है। कितना लेना है 9.8 और गुना h का मान आपको कितना दे दिया 5। अब इसको आप गुणा करोगे यानी 55 11 5 55 को आप 9.8 से गुणा कर दोगे, कितना आएगा देख लो, करके देख लो आप कितना आएगा। 9.8 को आप 55 से गुणा करोगे $539, यानी ऑप्शन नंबर, यानी इसको हम गुणा करेंगे कितना आएगा 539 आएगा जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये कैलकुलेशन तो साथी आपको करनी ही पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के तो आप क्वेश्चनों को कर ही नहीं सकते, न्यूमेरिकल को। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सूत्र आपको याद रखना है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो था गतिज ऊर्जा का और ये था आपका स्थितिज ऊर्जा का, क्योंकि यहां पर ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई पर स्थित होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, फुलरिन में कार्बन परमाणु होते हैं। फुलरिन के अंदर कितने कार्बन परमाणु होते हैं उसकी बात करते हैं। साथ ही सबसे पहले तो बात करते हैं फुलरिन क्या है। अगर हम फुलरिन की बात करते हैं, फुलरिन की अगर हम बात करें मेरे साथी, तो जो फुलरिन है वो एक प्रकार का कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन का अपर रूप होता है, ये कार्बन का अपर रूप है। एक नंबर बात। अच्छा, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। उसमें एक आपका है हीरा, दूसरा है आपका फुलरिन और एक है आपका ग्रेफाइट, तीसरा ग्रेफाइट। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो हीरा और जो फुलरिन होते हैं ये तो क्या होते हैं, दोनों कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक। ये तो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कार्बन का ऐसा एकमात्र कौन सा अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, उसका नाम है ग्रेफाइट। सुचालक होने का कारण क्या है, इस ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो इसके अंदर क्या आता है, करंट आता है। इसीलिए क्या होता है, ये सुचालक होता है। अगर इसकी बात करें हीरा और फुलरिन की, ये कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वतंत्र यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाता। और इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो ऊर्जा का विद्युत का सुचालन भी नहीं होगा या फिर संचालन भी नहीं होगा।
क्लियर है बात है? तो ये दोनों तो क्या है, विद्युत के कुचालक हैं और ये आपका सुचालक है, ठीक है। अच्छा, अब फुलरिन की अगर हम बात करें तो फुलरिन के अंदर टोटल कितने कार्बन पाए जाते हैं? तो साथी ध्यान रखना, फुलरिन के अंदर टोटल कार्बन 60 पाए जाते हैं। यानी कितने कार्बन की संख्या होती है? कार्बन 60 होते हैं। इसके अंदर कितने कार्बन जुड़े होते हैं आपस में? 60 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। तो सी जो 60 है साथी, उसको क्या कहा जाता है? C60 को फुलरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुलरिन। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि C60 को क्या कहते हैं? C16 को कहते हैं, सॉरी C60 को क्या कहते हैं? फुलरिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, कि 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना, यानी एक तत्व के 2 रूप होने चाहिए और उन दोनों रूपों के भौतिक गुण तो समान होने चाहिए, भौतिक गुण तो अलग अलग होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, लेकिन उनके रासायनिक गुण क्या होने चाहिए? उनके रासायनिक गुण होने चाहिए अलग अलग। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेरे साथी अपरूपता। अगर आप इनको देखते हो तीनों को, तो इन तीनों के भौतिक जो गुण है ना, भौतिक गुण, भौतिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई देते हैं, तो इसके हमें जो दिखाई देने वाले गुण हैं, भौतिक गुण है, वो तो क्या है? अलग अलग हैं। इनके भौतिक गुण तो क्या है साथी? भिन्न हैं। लेकिन इसके रासायनिक गुण की बात करते हो, इसके रासायनिक गुण की बात करते हो, तो इसके जो रासायनिक गुण हैं, रासायनिक गुण वो क्या है? इसके समान है। कैसे? ये तीनों के तीनों कार्बन के बने होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। ये इसका रासायनिक गुण है। क्लियर है बात है? तो इसके रासायनिक गुण तो है समान और इसके भौतिक गुण है अलग अलग, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपर रूप या फिर अपर रूपता। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है ना, वो करेक्ट दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, अपर रूपता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो अपर रूपता किसको कहा जाता है? कि एक तत्व के 2 या 2 से अधिक मतलब रूप, जिनके भौतिक गुण तो क्या हो? समान हो, लेकिन उनके रासायनिक गुण क्या हो? अलग अलग। भौतिक गुण तो अलग अलग हो और उसके रासायनिक गुण क्या हो? समान हो। उसको हम क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है श्रृंखलन। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि श्रृंखलन का गुण किसके अंदर पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण। अच्छा, श्रृंखलन का गुण होता क्या है? श्रृंखलन का गुण होता है श्रृंखला बनाना, श्रृंखला बनाना। तो श्रृंखला कौन बना सकता है साथी? कार्बन बना सकता है। श्रृंखलन का जो गुण है वो किसके अंदर होता है? कार्बन के अंदर। कार्बन जो होता है वो कार्बन एक बंध के द्वारा इस प्रकार से जुड़ सकता है, द्विबंध के द्वारा आपस में इस प्रकार से जुड़ सकता है, त्रिबंध के द्वारा आपस में इस प्रकार से जुड़ सकता है। तो श्रृंखलन का जो गुण है वो किसके अंदर होता है? कार्बन के अंदर होता है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। श्रृंखलन का मतलब होता है श्रृंखला का निर्माण करना। क्लियर है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? इसमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मैंने यहां पर अपरूप लिख रखे हैं, 3 अपरूप होते हैं जो मैंने बता दिया आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पानी के कितने अणु हैं मेरे साथी? 5 अणु हैं। उसका द्रव्यमान आपको बताना है। तो देखो, पानी जो होता है उसका सूत्र होता है H2O। H2O। तो इसके एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? इसके एक अणु का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? देखो, हाइड्रोजन जो है उसका होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। इसके आधार पर निकालेंगे। देखो, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितनी बार दे रखा है? 2 बार। तो 1 का 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 1 तो आपका हाइड्रोजन का होता है, इसको 2 से गुणा मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या आपको 2 बार दे रखी है। प्लस ऑक्सीजन यहां पर 1 बार है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अगर आप इनको जोड़ते हो तो 2 एकम 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब पानी के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 18 होता है। आपका कितना होता है? 18। तो आपको कितने का पूछा है? 5 का पूछा है। तो आप 18 को 5 से क्या करोगे? गुणा करोगे तो 18 5 90, यानी 5 अणुओं का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 90 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर यहीं पर आपको 10 का पूछ लेता तो आप 18 को 10 से गुणा कर देते, 50 का पूछ लेता 50 का गुणा कर देते। बस आपको पता होना चाहिए, एक अणु का निकालना आपको आना चाहिए। समझ में आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को करेंगे तब आपको आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है?
सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आपको सूत्र पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3। तो इसमें आपको एक अणु का द्रव्यमान पूछा, यहां पर कोई संख्या दे नहीं रखी, तो एक अणु का द्रव्यमान आपको पूछा, कैसे निकलेगा? सोडियम जो होता है उसका होता है आपका 23। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यानी 16। अब इसके आधार पर हम इनका मान निकालते हैं। देखो, सोडियम का होता है 23 और 23 को हमने 2 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर सोडियम का मान 2 बार दे रखा है। प्लस कार्बन यहां पर 1 बार है, इसलिए मैंने कार्बन का ये 12 लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ये कितनी बार है? 3 बार है, इसलिए मैंने 3 से गुणा कर दिया। इसको अगर हम हल करेंगे तो 23 को 2 से गुणा करेंगे 46, प्लस 12 प्लस 16 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 48। इसको आप जोड़ दोगे। अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये होता है आपका 58 प्लस 48, और इनको अगर आप जोड़ते हो तो बनता है आपका 106 यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। तो अगर आपको इसके द्रव्यमान याद हैं, अगर आप इसके द्रव्यमान याद कर लेते हो तो साथी आप आराम से कर सकते हो। कुछ तत्वों के द्रव्यमान मैं आपको बता देता हूं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। एक नंबर आपका आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का आपका होता है 14, एक तत्व का 14। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सल्फर का होता है 32, सल्फर का 32। एल्यूमिनियम का आपका होता है 27। मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम उसका होता है 26, है ना। सोडियम का आपका होता है 23, सोडियम का होता है आपका 23। तो ये कुछ याद कर लीजिए आप, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अगर ये आप याद कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आप आणविक द्रव्यमान बता सकते हो। अगर ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। पहले हम नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान निकालते हैं। तो नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान आपका होता है 14। नाइट्रोजन का जो एक अणु होता है, एक अणु, उसका द्रव्यमान होता है 14, और आपको पूछा कितने का? 0.6 का। तो आप इस 0.6 का 14 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। जैसे आपको पूछा था जल के 5 अणुओं का, तो आपने जल का एक अणु का निकाल के उसको आपने 5 से गुणा कर दिया था। तो वही कंसेप्ट यहां पर लगेगा। नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान आपका होता है 14, इसको आपने 0.6 से गुणा कर दिया। अगर आपको यहां से 7 का पूछ लेता तो आप 7 का गुणा कर देते, लेकिन अब की बार आपको 0.6 का पूछा है तो आप 0.6 का कर दोगे। क्लियर है बात है? अब इसको आप गुणा करोगे, मतलब इसको आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? देखो, 14 को आप 0.6 से गुणा करोगे, 6 8 6 चौका 24, 6 कम 6 और 6 2 8। अच्छा, नाइट्रोजन का दे रखा है आपको, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन जो होता है उसका N नहीं होता, उसका सूत्र होता है N2। नाइट्रोजन अगर अकेला आ जाता है तो उसका सूत्र होता है N2। जैसे हाइड्रोजन अकेला आ जाता है तो उसका सूत्र H2 होता है। ऑक्सीजन का आ जाता है तो O2 होता है। यहां पर हम N2 का निकालेंगे तो 1 N का 14 होता है, तो 2 N का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। अब आप 0.6 को आप 28 से गुणा करोगे, 0.6 का आप गुणा करोगे 28 से, तो आपका आएगा 16.8। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था। गलत कैसे हुआ कि यहां पर नाइट्रोजन का एक अणु का पूछा है, तो नाइट्रोजन का एक अणु आपका N2 होता है, क्योंकि एक नाइट्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। ये अपने ही परमाणु के साथ संयोग बना के रखते हैं। ये प्रकृति के अंदर अकेले नहीं पाए जाते, ये संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, और ये अपने ही तत्व के साथ क्या करते हैं? संयोग कर लेते हैं। इसलिए हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रहेगा, ये हमेशा H2 के रूप में रहेगा। नाइट्रोजन कभी अकेला नहीं रहेगा, ये N2 के रूप में रहेगा।
ऑक्सीजन हमेशा कभी अकेला नहीं रहेगा, ये O2 के रूप में रहेगा। ये 3 तत्व ऐसे हैं जो क्या करते हैं, संवेग मतलब संयोग बना के रहते हैं अपने ही तत्व के साथ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साथी। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं कोनों पर से मोटी होती हैं, क्यों होती है, उसका कारण क्या है? यह क्वेश्चन अगर आपको याद है तो मैंने कल वाली क्लास में, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। देखो, एक आपका होता है कोलेनकाइमा और एक आपका होता है स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करते हैं, कोलेनकाइमा की, इस कोलेनकाइमा को हम कहते हैं स्थूल कोण, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक इसका दूसरा नाम है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं मेरे साथी, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, और इसके जो कोने होते हैं, कोने, उन कोनों पर से ये क्या होती हैं, स्थूल होती हैं। स्थूल का मतलब ये मोटी होती हैं, कोनों पर से मोटी होती हैं। क्यों, उसका कारण क्या है? इसकी कोशिकाओं के ऊपर जमाव पाया जाता है। और किस किस का जमाव पाया जाता है? एक तो आपका होता है सेलुलोज, एक तो होता है आपका सेलुलोज, एक आपका होता है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और एक आपका होता है पेक्टिन। ये 3 पदार्थों का जमाव होता है, इसीलिए इसकी कोशिकाएं मोटी होती हैं कोनों पर से। ये तो बात कोलेनकाइमा की हो गई। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसको कहा जाता है मेरे साथी दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक। और इसकी जो कोशिकाएं होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति जो होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका भित्ति होती है मजबूत यानी कठोर, कठोर होती है और मोटी होती है। कठोर और मोटी होती है, वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इसकी कोशिका भित्ति के ऊपर जो जमाव पाया जाता है वो पाया जाता है लिग्निन का। इसके ऊपर किसका जमाव होता है? लिग्निन का जमाव होता है, इसलिए क्या होती है, मोटी होती है। अगर आपको स्क्लेरेनकाइमा की बात पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा लिग्निन। अगर आपको कोलेनकाइमा की बात पूछे तो इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। अब आपको कोलेनकाइमा की पूछी है तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखो क्या दे रखा है, सेलुलोज और पेक्टिन, इसलिए कोलेनकाइमा के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। समझ में आई बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये आपको याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथी। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती हैं। तो साथी आपने नाम सुना होगा फ्लोएम का, फ्लोएम का नाम आपने सुना होगा। फ्लोएम एक प्रकार का उत्तक होता है, पौधों के अंदर पाया जाता है, एक प्रकार का जटिल उत्तक होता है। तो जो फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम, इस फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है आपकी सीव ट्यूब, सीव ट्यूब जिसको हम चालनी नलिका कहते हैं, चालनी नलिका। एक आपकी होती है सहकोशिका, सहकोशिका। एक आपका होता है फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। और 4 नंबर आपका होता है फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं फ्लोएम के अंदर पाई जाती हैं। तो अब सीव ट्यूब और सहकोशिकाओं का कार्य क्या हो जाएगा? जो फ्लोएम काम करेगा वही कार्य इनका हो जाएगा। फ्लोएम क्या काम करता है साथी? फ्लोएम जो होता है वो भोजन का वहन करने का काम करता है। क्या करता है? भोजन का वहन। पौधे के अंदर भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल का वहन कौन करता है? जल का वहन करता है आपका जाइलम। जल का वहन कौन करता है? जाइलम करता है। जै फॉर जाइलम, जै फॉर जाइलम, जै फॉर जल, जै फॉर जाइलम, एफ फॉर फूड और एफ फॉर फ्लोएम। तो याद रखना मेरे साथी, सीव ट्यूब और जो सहकोशिकाएं होती हैं वो क्या करेंगी? पौधे के अंदर भोजन का वहन करेंगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ? क्लियर है बात है? क्योंकि फ्लोएम के अंदर ये पाई जाती है और फ्लोएम आपका भोजन का वहन करने का काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
खाली स्थान के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। मैंने अभी अभी बताया था दृढ़ उत्तक किसको कहा जाता है, दृढ़ उत्तक कहा जाता है स्क्लेरेनकाइमा को। और स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है। उसका कारण है कि उसके ऊपर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। किसका, लिग्निन का। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ये बात मैंने इससे पहले यहां पर लिख रखी थी, मैंने आपको कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। देखो काम आ गया ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। यानी स्क्लेरेनकाइमा के ऊपर किसका जमाव होता है, लिग्निन का। और आपका जो कोलेनकाइमा होता है उसके ऊपर सेलुलोज का, हेमिसेलुलोज का और पेक्टिन का। ठीक है, ये गांठ बांध लीजिए, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। शीर्ष के ऊपर कौन सा मिलेगा, यह आपसे पूछा है। तो साथी इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है ना, शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक, इसकी बात करते हैं। ये क्या है, बात करते हैं शीर्ष विभज्योतक की। तो याद रखना साथी, ये तने व जो जड़ होती है उसका जो आगे का भाग होता है, आगे का मतलब शीर्ष भाग जो होता है ना, शीर्ष भाग, वहां पर ये आपका पाया जाता है शीर्ष विभज्योतक। ये क्या करता है, ये तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है, लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है शीर्ष विभज्योतक, जो तने और जड़ों के शीर्ष के ऊपर पाया जाता है, आगे के भाग पर पाया जाता है। और इसी शीर्ष विभज्योतक के द्वारा तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। क्लियर है बात है। ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। अगर हम पेरेनकाइमा की बात करते हैं तो साथी आपका जो फ्लोएम होता है वो भोजन का वहन करता है। तो पौधे के अंदर कुछ भोजन इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है। भोजन जो इकट्ठा होता है ना, भोजन इकट्ठा वो कहां पर होता है, पेरेनकाइमा में। भोजन जो इकट्ठा होता है वो आपका होता है पेरेनकाइमा में। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं मेरे साथी, तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये क्या करता है, पौधे को कठोर बनाता है। पौधे को कठोर और मजबूत बनाने का काम जो वो किसका है, इस स्क्लेरेनकाइमा का होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं पार्श्व विभज्योतक की, पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक की अगर हम बात करें तो पार्श्व विभज्योतक क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है साइड यानी लेटरल। ये क्या करता है पार्श्व विभज्योतक, ये मोटाई में वृद्धि करता है, ये मोटाई में वृद्धि करता है, ये मोटाई में वृद्धि करता है। और साथ ही जो शीर्ष विभज्योतक होता है वो लंबाई में वृद्धि करता है। दोनों में अंतर समझो, जो आपका पार्श्व होगा वो मोटाई में वृद्धि करेगा और ये जो है ये क्या करेगा, शीर्ष विभज्योतक लंबाई में वृद्धि करेगा। क्लियर है बात है। तो एक आपका पेरेनकाइमा, एक स्क्लेरेनकाइमा, और इनके जैसा ही एक आपका होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये जो होता है मेरे साथी, ये पौधे के अंदर लचीलापन लाने का काम करता है। लचीलापन, पौधे की जो टहनियां होती हैं वो लचीली होती हैं, टूटती नहीं है जल्दी सी। उसका कारण उसके अंदर कौन सा उत्तक होता है, कोलेनकाइमा। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। तो याद रखना मेरे साथी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है। अगर हम सरल स्थायी उत्तक की बात करते हैं, दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक तो स्थायी उत्तक यानी सरल होते हैं और एक आपके जटिल उत्तक होते हैं। अगर हम बात करते हैं मेरे साथी जटिल उत्तक की, जटिल उत्तक की बात करते हैं तो जटिल उत्तक कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है जाइलम और दूसरा आपका होता है फ्लोएम। ये दोनों के दोनों जो है ना वो जटिल होते हैं, ये दो जटिल होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, आपके सरल होते हैं। तो ये आपके दोनों ही जटिल होंगे, इसके अलावा सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। अब आपको क्या पूछा है कि निम्न में से सरल स्थायी उत्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, जाइलम। जाइलम जो है ना वो एक प्रकार का आपका क्या है, जाइलम जो वो एक प्रकार का आपका जटिल उत्तक है। इसका मतलब यही आपका स्थायी उत्तक सरल नहीं है। सरल स्थायी उत्तक कौन सा नहीं है, जाइलम नहीं है, क्योंकि जाइलम एक प्रकार का जटिल उत्तक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये याद कर लेते हो तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाता है, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया। चलिए इसके अलावा मैं बता चुका हूं स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम होता है, कोलेनकाइमा का क्या काम होता है, जीवितक का मतलब होता है पेरेनकाइमा या फिर मर्दूतक भी कहा जाता है इसको। पेरेनकाइमा का क्या काम होता है वो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं।
चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कि एक जटिल स्थायी ऊतक निम्न में से कौन सा है? जटिल कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था जटिल एक तो जाइलम है, एक फ्लोएम है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है फ्लोएम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोएम आपका क्या एक प्रकार का जटिल है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थे 20 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे, और साथ ही कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगली क्लास में मैं उस कमेंट के आधार पर डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस क्लास का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाता है तुरंत बाद, ठीक है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन उनका कर सकते हो। लेकिन ये डिस्कशन पढ़ने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको ये क्लास लेनी ही पड़ेगी। साथ ही अभी आपको क्या पता इस क्लास का महत्व आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको इस क्लास का महत्व समझ पाओगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।